नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दौरे बांग्लादेश के क्या असरात देख रहे हैं आप? क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक बुनियादों पर उस्तवार कर सकेंगे, जबकि बदला हुआ बांग्लादेश भी पाकिस्तान से सानिया कतर पर आम माफ़ी और $4 अरब तलाफी का ख्वाह है? पहली बात यह है कि ये नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब की जो इस वक्त विज़िट है बांग्लादेश में, उसकी बड़ी अहमियत है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। कई दहाइयों से बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो रवाबत थे वो बिल्कुल आप समझें कि ना होने के बराबर थे। मैं बांग्लादेश में रहा हूँ, डेप्टी हाई कमिश्नर और फिर एक्टिंग हाई कमिश्नर भी रहा हूँ। और जिस वक्त बेगम खालिदा ज़िया की हुकूमत थी, उनकी हमने विजिट भी करवाई थी पाकिस्तान में। लेकिन जब से ये हसीना वाजिद साहब की हुकूमत आई, उन्होंने ये एक ठान लिया कि जी पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं, ज़ाहिर है इंडियन इन्फ्लुएंस भी था, उनका अपनी अवामी लीग का बैकग्राउंड भी है, वो किसी चीज़ की सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जी चीमा साहब, जैसा कि हमने जब इस प्रोग्राम की हम कर रहे थे प्लानिंग, तो आपने जो मैसेज मुझे दिया था वो था कि कैसे हम क्राइसिस से बच सकते हैं, कैसे कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। तो आपने लिखा था कि इंडिया का मूड जो है बड़ा एग्रेसिव लगता है। तो वो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा मौजू है, और उसमें मेरा ख्याल है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए अपने आप को दूसरे के शूज़ पे रख के देखिए, दूसरे की जगह पे रख के देखिए कि हाउ डज़ द अदर पार्टी फील अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू। तो इससे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। तो उसमें मेरा ख्याल है हमें थोड़ी सी सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है उसकी ज़रूरत है। आज भी मैं देख रहा हूँ टीवी पे जो है एक ट्रायम्फलिज्म का माहौल है, एक जंगी सा एक माहौल है, तराने हैं, एक तरफा सारी बातें हैं। कोई ऐसा सीरियस एकेडमिक मुझे नज़र नहीं आया जिससे पूछा गया हो कि जी आप क्या कहते हैं, ये मसले, इस मसले का हल क्या है, ये मसला कैसे पैदा हुआ, किन मराहिल से गुजरा। तो कोई सीरियसनेस या कोई डेप्थ जो है वो नहीं आपको नज़र आती। बांग्लादेश एंड द क्वेश्चन कि क्या हिंदुस्तान को हमेशा के लिए बांग्लादेश की सियासत से किक आउट जो है वो कर दिया गया है। अगर आप पाकिस्तान के थोड़ा सा इसमें देखें, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स, तो वहाँ पर इसी तरह से इसकी खुशियाँ जो है वो मनाई जा रही है। मैं उसका एक बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट आपको देना चाहता हूँ, और इसकी थोड़ी सी जो एक सीरियस हकीकत है, जो इसकी चिलिंग रियलिटी है, उसकी तरफ भी मैं आपकी तवज्जो जो है वो दिलाना चाहता हूँ। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब, जिनको लोग समधी भी कहते हैं, उनका दूसरा दिन था इतवार का, जहाँ एक बार फिर उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकातें रहीं। एक दिन पहले उन्होंने बांग्लादेश की तमाम सियासी जमातों से, जिसमें शेख हसीना की जमात नहीं थी मेरा ख्याल है अवामी, लेकिन बाकी तमाम धड़ों से उन्होंने मुलाकात की। और मेरा ख्याल है कि शायद अगले दिन उनकी मुलाकात जो है वो खालिदा ज़िया साहिबा से, जो पहले 2 दफ़ा बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, खालिदा ज़िया साहिबा से भी उनकी मुलाकात जो है वो होनी है। लेकिन इतवार के दिन में उन्होंने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से, जिन्हें कहने को तो चीफ एडवाइज़र कहा जाता है, लेकिन दर हकीकत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ही इस वक्त तमाम तर जो सेंटर ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो उनके गिर्द घूमती है, वही रूह रवां है बांग्लादेश की तमाम सियासी ताकत के। उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, एंड अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी अखबारात और ज़राए इब्लाग, कई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान में साइन किए गए हैं। इन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स में पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसीज़ के दरमियान, पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसी जो है उसके AFP वगैरह जो भी है उसके, और दूसरी तरफ बांग्लादेश की न्यूज़ एजेंसी, पाकिस्तान के थिंक टैंक्स, इस्लामाबाद बेस्ड, ढाका बेस्ड बांग्लादेश के थिंक टैंक्स, और इसी तरह से बांग्लादेश की फॉरेन सर्विसेज एकेडमी और पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की जो एकेडमी है, उनके दरमियान कॉपरेशन के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। DG ISPR है, उनकी तरफ से कहा गया है कि अब जो है वो जो पाकिस्तान भी डीप स्ट्राइक्स की बात की गई है, पाकिस्तान कैन डीप स्ट्राइक्स इन इंडिया, और इसके अंदर अब तो ये तक कहा गया कि कौन अंदर घुस के कौन कौन से शहरों पर होगा, और ईस्टर्न फ्रंट की जो है वो बात की गई है। तो क्या ये ईस्टर्न फ्रंट कौन सा है, बांग्लादेश है, क्या है? इस पर जरा थोड़ी रोशनी डालेंगे आप? देखिए, ऐसे आपको याद है जब बालाकोट अटैक हुआ था, आपके ISPR ने क्या कहा था? सो जाओ, हम जाग रहे हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटलानी, और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों,
2 रोज से पाकिस्तान का जो वजीर खारजा और नायब वजीर आजम है जनाब इसहाक डार बांग्लादेश में है, और वहाँ का जो मुशीर खारजा है, वैसे वो क्या है, मिनिस्टर को एडवाइज़र कहते हैं, क्योंकि ये मुंतखब सरकार तो है नहीं, थोपी गई है अमेरिका की तरफ से बांग्लादेश में। तो जो मुशीर खारजा है तौहीद हुसैन, उससे मुलाकात हुई उसकी, और फिर जो चीफ एडवाइज़र यानी जो प्राइम मिनिस्टर है डिफेक्टो कहलाता अपने आप को चीफ एडवाइज़र है, मोहम्मद यूनुस, उससे मुलाकात हुई और कई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ना, उन पर उन्होंने दस्तखत किए। अब प्रेस पीपुल से बात करते हुए जब इसहाक डार से ये पूछा गया कि पहले तो हमेशा ऐसा होता था कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते इस्तवार करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए ये शर्त रखता था कि पाकिस्तान पहले 1971 में उन्होंने जो बांग्लादेश में कत्ल, मतलब उस वक्त तो वो ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान में जो 30 लाख बंगालियों का कत्लेआम किया, 30,000 बंगाली लड़कियों की इस्मत दरी की, और ऐसे जो मजालिम उन्होंने ढाए थे उस वक्त बंगालियों पे, उसकी माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो इसके जवाब में इसहाक डार ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं, ये मसला तो हल हो चुका है, अब ये तो हद ही हो गई, क्योंकि आज तक बांग्लादेश ने तो कम से कम ये नहीं कहा और हमने भी नहीं सुना कि कभी पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली माफ़ी मांगी गई हो बांग्लादेश से, जिसकी कि वो डिमांड करते रहे हैं। बाकी कहने को तो अभी जैसे इसहाक डार ने कहा कि 1974 में और अर्ली 2000 में जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में, उस वक्त ये मसला हल हो चुका है। और वैसे हकीकत ये है जनाब कि पिछले साल जब 5 अगस्त को जो मुंतखब सरकार थी हसीना वाजिद की, उसको एक कू के ज़रिए हटाया गया, तो ये जो नई सरकार लाई गई है ना, ये कट्टर इस्लामिक है। इसके दौरे हुकूमत में जमायत इस्लामी का दौरा है। जाहिर है इनका तो जो माटो है वो है हिंदू एंड इंडिया एनिमिटी, हिंदुओं से और हिंदुस्तान से दुश्मनी। तो इस सिलसिले में उनके लिए पाकिस्तान ने अगर पहले कुछ मजालिम किए भी हैं, उनकी नज़र में तो ऐसा है कोई बात नहीं, 71 में अगर 30 लाख बंदे मार भी दिए तो क्या होता है, 30,000 बंगाली लड़कियों की इस्मत दरी की तो क्या होता है, अपना भाई है, ये सब उसे माफ़ है। इसीलिए तौहीद हुसैन कहता है कि ये ऐसी कोई ख़ास बात नहीं, हाँ हम दूसरे मामलात पर बातचीत करना चाहते हैं, जैसे कि जो बिहारी रहते हैं बांग्लादेश में, जो आज तक अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान उनको ले ले अपनी तरफ। ये 47 में, क्योंकि बिहार जो है बांग्लादेश से नज़दीक पड़ता है, तो वो ईस्ट पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन क्योंकि वो उर्दू बोलते हैं इसीलिए उन्होंने 71 की जंग में जो है पाकिस्तानी पंजाबियों का साथ दिया था और बंगालियों के ऊपर मजालिम ढाए थे। ये जो कत्लेआम हुआ उसमें ये बिहारी भी शामिल थे, और जो इस्मत दरिया की गई, जो रैप्स किए गए, उसमें भी ये बिहारी शामिल थे। तो वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान चले जाए। तो तौहीद हुसैन कहता है कि 1977 में सैलाब आया था, तूफान और सैलाब आया था इलेक्शन के बाद, तो उस वक्त जो है जो फॉरेन की एड मिली थी पाकिस्तान को,
हकीकत में तो वो मिली थी ईस्ट पाकिस्तान में जो सैलाब आया था उसके लिए, लेकिन वो पैसा सब वेस्ट पाकिस्तान खा गया। तो बांग्लादेश कहता है कि हमें वो पैसा दे दो जो तुमको उस वक़्त मिला था, और जो कॉमन एसेट थे 71 के वक्त। अभी जैसे आपको इल्म होगा कि 47 में जब पाकिस्तान बना तो जो कॉमन एसेट थे उनमें 58 करोड़ रुपए की रकम थी जो पाकिस्तान मांग रहा था। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू नहीं देना चाहता था, तो महात्मा गांधी ने इसके लिए भूख हड़ताल की थी और बाद में जवाहरलाल नेहरू को वो पैसे पाकिस्तान को देने पड़े थे। इसी तरह अभी बांग्लादेश कहता है कि जो कॉमन एसेट थे उसमें जो हमारा हिस्सा है, 56% आबादी ईस्ट पाकिस्तान की थी, तो वो चाहते हैं कि 56% एसेट्स का हमें मिलना चाहिए। तो उनके लिए ये मसाइल ज़्यादा अहम है। बाकी अभी कुछ रोज केवल जो अमेरिका और यूरोप गया था, ये पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर, तो उसने वहां पे कहा था कि हम भारत के ऊपर हमला करेंगे और इस मर्तबा जो हमला होगा वो भारत के मशरिक की जानिब से होगा, यानी ईस्ट की जानिब से होगा। तो ईस्ट में तो पाकिस्तान है नहीं, वहां पर तो है बांग्लादेश। तो इसका मतलब पाकिस्तान की फौजों के अड्डे हैं ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में, और वो चाहते हैं कि वो वहां से हिंदुस्तान के ऊपर हमला करे। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है, जब पूरा पाकिस्तान था तब ये लोग भारत का कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो आज क्या कर सकते हैं। वैसे जो यूट्यूबर्स हैं वो क्या बोलते हैं, आप उनको सुनिए और फिर खुद अंदाज़ा लगाइए। और उन्होंने बिल्कुल मुंतका कर हमारे साथ ताल्लुकात तकरीबन ख़त्म कर दिए। ना फ्लाइट्स थी, ना लोगों का आना जाना था, ना स्टूडेंट्स के एक्सचेंज, ना बिजनेस के एक्सचेंज। तो आप समझें जब पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ही ख़त्म हो जाए तो फिर ताल्लुकात क्या रहते हैं। और फिर मैंने एक चीज़ देखी कि जब भी इनकी हुकूमत थी या नहीं थी, अवाम जो थी बांग्लादेश की अवाम, वो शायद अवामी लीग के साथ हो, लेकिन हिंदुस्तान के लिए उनके लिए कोई सिंपथीज नहीं थी। उसकी वजह बताता हूँ क्या है। बिजनेस के अंदर और मीडिया के अंदर हिंदुस्तान के जो बड़े लोग थे उनकी बहुत सारी उन्होंने उन पर कब्जा किया हुआ था, जिसकी वजह से ये ऐसा ऐसा बांग्लादेश के लोगों के अंदर हिंदुस्तान के खिलाफ, मैं नफरत तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनके लिए कोई सिंपथी नहीं थी। हमारे लिए अगर पाकिस्तान के लिए कहें तो ये कहूँगा कि हमारे लिए उनके दरमियान ये था, क्योंकि रवाबत है ही नहीं, तो जो ये प्रोपेगेंडा करते थे वो जब ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते थे अवाम के लोग तो कहते थे यार ये पाकिस्तान का तो इसके अंदर कोई रोल ही नहीं है। तो हमारे लिए कोई नफरत नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान के लिए कोई सिंपथी नहीं थी। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही ये बेगम हसीना वाजिद ने हिंदुस्तान की सुननी शुरू की, तो फिर लोगों के अंदर ये सोच ख्याल आया कि भाई पाकिस्तान का तो वो रोल ही नहीं है, क्यों के खिलाफ इतनी नफरत है। ठीक है। दूसरी बात, जब अब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आपका ये हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा, और पाकिस्तान की अवाम वीडियोस भेज रही है, ओ लो जी हो गया, ओ लो जी ये हो गया, अरे अटैक यहाँ भी हो गया, यहाँ देखो कितना बड़ा, सैटेलाइट पिक्चर्स दिखा रहे हैं। और जब आपके वो जो है क्या नाम है उनका, उनसे पूछा गया कि आपने उनके 4-5 जहाज जो गिराए हैं कहाँ है, कहता जी सोशल मीडिया पे देख लो। हाँ, वो ख्वाजा आसिफ ने कहा था ऐसे। हाँ भाई, यू आर अ मिनिस्टर। आपको याद है जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे और इंडिया ने चंद्रयान फर्स्ट टाइम आई थिंक चंद्रयान ही लॉन्च किया था, तो वो फेल हो गया था। फेल नहीं हुआ था, 80% चला था, बाद में ऑर्बिटर नहीं निकला था। तो वो कौन से थे जो ही वाज अ हैवी गाय, उसने कहा अरे जब उन्होंने कहा कि भाई वी डिडंट 100% सक्सेसफुल, तो उन्होंने कहा किसने कहा था फुलझड़िया चलाने को? फवाद चौधरी थे मेरा ख्याल है, शायद उनकी बात करें। हाँ, तो मतलब कि जब एक कंट्री का कोई इस लेवल का मिनिस्टर हो या स्पोक्स पर्सन हो,
स्टेटमेंट दे तो कुछ सोच के नप्पी तुली देनी चाहिए। हम डीप स्ट्राइक करेंगे, पहला आपका ये क्वेश्चन था, राइट? तो डीप स्ट्राइक अगर आप करोगे तो क्या इससे आपने पहले भी करने की कोशिश की थी? इंडिया ने दिखा दिया मेरा S-400 चलता है, मेरा कास्ट सिस्टम चलता है, और जंग से कुछ नहीं मिलने वाला। तो क्या जब आई वॉज विद समवेयर एंड समबडी टोल्ड मी, आई डोंट वांट टू स्पीक द नेम, पर उन्होंने कहा था व्हेन 99 थिंग हैपेंड। नाराबाजी नजर आती है, मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस हैं, कोई कह रहा जी हमने कश्मीर की लड़ाई जो है वो कराची की गलियों में लड़ी, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं वो ये कह रहे हैं। तो भाई कैसे आपने कराची की गलियों में कश्मीर की लड़ाई लड़ी, तो एक लैक ऑफ सीरियसनेस है। अब देखिए कि जब ये हुआ था 2009 में 370 रिपील हुई, तो हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने क्या कहा था, भाई 370 को तो हमने कभी माना ही नहीं था, इसी के रूह से तो कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा बना। हम जब उसको तस्लीम ही नहीं करते, वो रहे या ना रहे हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आज का आप देखिए जो डिस्कोर्स है सारी स्टेट का, सारे गवर्नमेंट मिनिस्टर्स का, सब जर्नलिस्टों का, वो ये है जी 370 जो है इतनी अहम चीज़ थी, इसको तो बहुत जल्दी रिस्टोर होना चाहिए, इसके बगैर तो कोई गुजारा नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी लैक ऑफ सीरियसनेस को जाहिर करती हैं कि हम किसी भी इशू को सीरियसली नहीं लेते। अब देखिए ना कि कश्मीर पे मैंने एक साहब का इंटरव्यू किया और मैंने उनसे कहा, वो कश्मीर की बात कर रहे थे बार बार, मैंने कहा जी एक फॉरेनर आता है आपके पास, वो कहता है जी मैं मसला कश्मीर पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ जानना चाहता हूँ, कैन यू रिकमेंड मी अ बुक? ही कुडंट रिकमेंड अ बुक, अ सिंगल बुक। तो कहने लगे हाँ लिखनी चाहिए, हमारे इंटेलेक्चुअल्स को आगे आना चाहिए ताकि वो इस तरह की जो है ना कंट्रीब्यूशन दे सके। इकोनॉमिक्स और ट्रेड के हवाले से कुछ कमेटीज, कुछ MOU साइन हुए हैं। फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऑफिशियल्स की वीज़ा फ्री एंट्री जो है, डिप्लोमेट्स की, ऑफिशियल्स की, उसका भी एक MOU जो है वो साइन हुआ है। अच्छा, बात तो की जा रही है इकोनॉमिक और ट्रेड कोऑपरेशन की, तो इसमें हवाले में होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो बिजनेसमैन हैं, जो टॉप बिजनेसमैन हैं, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर हो सकते हैं, जिनको कोऑपरेशन की ज़रूरत है, उनको भी इस वीज़ा फ्री एंट्री में शामिल किया जाए। लेकिन ब्यूरोक्रेसी की जो निगाहें होती हैं या उनका जो विजन होता है वो इतना ही होता है। बट मूविंग फॉरवर्ड, जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल के बुलेटिन जो है इसको मसलसल इसको तलने की कोशिश कर रहे हैं, और हर चीज़ के शुरू में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान वालों की शक्लें देखने वाली हैं, हिंदुस्तान वाले पता नहीं क्या महसूस करते हैं, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रिवर्सल है, उनकी बहुत बड़ी डिफीट है। इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये सारा कुछ जो है ये इस तरह से कहा जा रहा है? फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन, जब से बांग्लादेश बना है 1971 की जंग के बाद से, बहुत क्विकली, बहुत जल्दी बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज का, मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा है लिटरेचर, उनके दरम्यान में उसने एक कॉन्फ्लिक्ट या टसल जो है वहाँ पे शुरू हो गई, जो आप में से अक्सर लोग जो है वो उससे वाकिफ नहीं है, क्योंकि ये लिटरेचर जो है ये इतना कॉमन नहीं है अनलेस कि आप इस पर बड़ी मेहनत करें। जब 1975 में 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान की असैसिनेशन हुई, जूनियर मिलिट्री ऑफिसर्स ने उनको असैसिनेट कर दिया, कत्ल कर दिया, तो हिंदुस्तान के जो एनालिस्ट हैं उन्होंने उसका मतलब ये निकाला, और उन्होंने ये बर्मला लिखा है, मैं ऐसी राइटिंग्स देख चुका हूँ, कि ये पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने शेख मुजीब का कत्ल करवाया है, और ये दोबारा बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। जो इंटरनेशनल राइटिंग है, जैसे अमेरिकन राइटिंग है और वेस्टर्न राइटिंग है, उसमें इस किस्म का इल्ज़ाम नहीं मिलता, लेकिन इंडियन राइटिंग के अंदर आपको ये इल्ज़ाम जो है वो मिलता है। 1977 से, अच्छा उसके बाद बांग्लादेश में कोई 1-1.5 बरस का बहुत पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी आता है, coup होते रहते हैं बार बार, कोई गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो सकती। फिर 1977 से 1981 के दरमियान के जो 4 बरस का टाइम पीरियड है, उसमें जनरल ज़ियाउर रहमान जो हैं उनका राइज होता है, वो तमाम ताकत, बड़ा रिप्रेसिव टाइम पीरियड है, वो तमाम ताकत का मरकज़ बन जाते हैं। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत है। ये नाम वैसे इनके बिल्कुल इत्तफाकी तौर पर जनरल ज़िया ही हैं दोनों के, जस्ट एन एक्सीडेंट, लेकिन जनरल ज़िया जो हैं, और इस सारे टाइम पीरियड में जब जनरल ज़िया की हुकूमत होती है तो पाकिस्तान में और बांग्लादेश के दरमियान में ताल्लुकात में बेहतरी आने लग जाती है। और इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें,
और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।